नमस्कार, दिव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के कह सकते हैं डीएनए की बात करने वाले हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ कानून की किताब का पहला पन्ना नहीं है, बल्कि हमारे देश की पूरी कहानी, उसके सपने, उसके वादे, सब कुछ 100 शब्दों में बयां कर देता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, यानी प्रियम्बल की। इस पर हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प लेख और विश्लेषण मिले हैं और उन्हें पढ़ते हुए एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि प्रस्तावना किसी बिल्डिंग की नींव की तरह है। अगर नींव समझ में आ गई तो पूरी इमारत का नक्शा आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन शब्दों का मतलब जानना नहीं है, बल्कि उस भावना को पकड़ना है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इनमें डाली थी। चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली और सबसे शक्तिशाली लाइन से, हम भारत के लोग। सुनने में कितना सीधा लगता है ना, लेकिन जब आप सोचते हैं कि ये शब्द 1949 में लिखे गए थे, तो क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक शुरुआत थी या उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी बात थी? देखिए, ये सिर्फ क्रांतिकारी कहना भी शायद कम होगा। अच्छा। ये तो एक तरह से आप समझिए कि सत्ता का जो पूरा पिरामिड था उसे सिर के बल खड़ा करने जैसा था। सोचिए, सदियों की राजशाही और फिर 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत, जहां सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे आती थी, राजा से या फिर लंदन की पार्लियामेंट से। वहां संविधान की शुरुआत में ये कह देना कि असली मालिक कोई राजा या सरकार नहीं, बल्कि हम भारत के लोग हैं, ये एक जबरदस्त ऐलान था। मतलब ये कि संविधान हमें किसी बाहरी ताकत ने तोहफे में नहीं दिया, ये हमने खुद बनाया और खुद को ही सौंपा है। बिल्कुल, यही इसकी आत्मा है। ये 4 शब्द पूरे संविधान को वैधता देते हैं, उसे लीगल पावर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कल को कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि वो जनता से बड़ी है। सही बात है। सरकारें जनता की प्रतिनिधि हैं, मालिक नहीं। हर कानून, हर पॉलिसी और हर फैसले की शक्ति का स्रोत अंत में भारत का आम नागरिक ही है, और यही लोकतंत्र की सबसे गहरी और सच्ची परिभाषा है। तो ये तो हुई सत्ता के स्रोत की बात। इसके बाद प्रस्तावना भारत का एक तरह से कह सकते हैं परिचय पत्र बनाती है। 5 शब्द जो बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर कैसा होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये काफी भारी शब्द है, चलिए इन्हें थोड़ा आसान बनाते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब सीधा सा मतलब है कि अब हमारे फैसले हम खुद लेंगे। 1947 से पहले हमारे देश के बड़े फैसले कहाँ लिए जाते थे? लंदन में। ये शब्द उस गुलामी से आजादी का एक ऑफिशियल ऐलान है। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है, संप्रभुता सिर्फ बाहरी नहीं होती, अंदरूनी भी होती है। अंदरूनी संप्रभुता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि देश के अंदर भी कोई व्यक्ति, कोई समूह या कोई भी संस्था देश से बड़ी नहीं हो सकती। भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी के भी दबाव के बिना फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा। तो ये शब्द सिर्फ बाहरी दुनिया को एक संदेश नहीं है, बल्कि देश को जोड़े रखने वाला एक कानूनी कवच भी है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। अब आते हैं अगले 2 शब्दों पर, जिन पर आज भी बहुत बहस होती है। समाजवादी यानी सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। हाँ, और इन शब्दों का संवैधानिक मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब संविधान समाजवादी कहता है तो इसका मतलब वो सोवियत संघ वाला कम्युनिज्म नहीं है। नहीं, इसका एक भारतीय संदर्भ है। इसका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना, यानी देश की जो संपत्ति है, जो संसाधन है, उन पर कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा ना हो, बल्कि उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, ये सबको बराबरी का मौका देने का एक वादा है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब? पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म विरोधी होना नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार का या राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नजर में सभी धर्म बराबर हैं और वो किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो आपको अपना धर्म मानने, ना मानने, उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है। यह भारत की जो अनेकता में एकता वाली पहचान है, उसे एक तरह से कानूनी रूप देता है। और आखिर में लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 2 शब्द तो हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था की बुनियाद हैं। बिल्कुल। लोकतांत्रिक का मतलब तो हम सब जानते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। मतलब सरकारें वोटों से बनेंगी और गिरेंगी। जी। लेकिन गणराज्य, रिपब्लिक शब्द भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि देश का जो सर्वोच्च पद है, यानी राष्ट्रपति, हाँ, वो वंशानुगत नहीं होगा।
कोई राजा या रानी नहीं होगी जिसका बेटा या बेटी ही अगला शासक बने। यानी देश का सबसे बड़ा पद किसी परिवार की जागीर नहीं है, बल्कि चुनाव और योग्यता से ही उस तक पहुंचा जा सकता है। सही पकड़ा। ये पांचों शब्द मिलकर सिर्फ परिभाषा ही नहीं बनाते, ये एक तरह का संकल्प है, एक वादा है कि भारत इन सिद्धांतों पर चलेगा। तो ये तो हुई देश के चरित्र की बात, लेकिन प्रस्तावना आम नागरिक को क्या देती है? यहीं पर न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे बड़े शब्द सामने आते हैं, हमारे लोकतंत्र के 3 स्तंभ। हाँ। और प्रस्तावना इनके बारे में सिर्फ एक एक शब्द कहकर नहीं रुकती, वो इनके अंदर के जो आयाम है वो भी बताती है। जैसे जब वो न्याय की बात करती है तो कहती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन्हें थोड़ा खोलते हैं। सामाजिक न्याय मतलब समाज में किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। और राजनीतिक न्याय मतलब सबको वोट देने और चुनाव लड़ने का हक। लेकिन ये आर्थिक न्याय क्या है? क्या इसका मतलब है कि सबके पास बराबर पैसा होगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब है कि हर किसी को अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर आगे बढ़ने और कमाने का बराबर मौका मिले। अच्छा। और इसका मतलब ये भी है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो। ये सिर्फ दान या सब्सिडी की बात नहीं है, ये एक बराबरी का मैदान तैयार करने की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। प्रस्तावना कहती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये तो लोकतंत्र की जान है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, ये आपका निजी फैसला है। आप सरकार की नीतियों से असहमत हो सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। एक स्वस्थ समाज के लिए ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये असीमित नहीं है। संविधान ही कहता है कि देश की सुरक्षा, एकता और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और तीसरा स्तंभ है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। इसमें अवसर की समानता तो समझ आती है, जैसे सबको नौकरी या शिक्षा के बराबर मौके मिलें। लेकिन ये प्रतिष्ठा की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ये क्या चीज़ है? ये एक बहुत ही गहरी बात है। इसका मतलब है कि आपकी सामाजिक हैसियत चाहे जो भी हो, आप अमीर हों या गरीब, किसी भी जाति के हों, कानून की नज़र में और एक इंसान के तौर पर आपकी गरिमा, आपकी इज्जत बराबर है। अच्छा, कोई भी पद या पैसा आपको किसी दूसरे नागरिक से बड़ा नहीं बनाता? यह हमारे समाज में सदियों से चली आ रही ऊंच नीच की भावना पर एक संवैधानिक चोट है। मतलब ये तीनों सिद्धांत, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है, ये तो एक बेहतर और मानवीय समाज बनाने का ब्लूप्रिंट है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक सपना है जिसे साकार करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। इस पर पढ़ते हुए एक बात ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। एक ऐसा शब्द जिसे अक्सर न्याय और समानता की बड़ी बड़ी बातों में भुला दिया जाता है, लेकिन जिसे संविधान की आत्मा कहा जा सकता है, और वो शब्द है बंधुता, फ्रेटर्निटी। ऐसा क्यों है कि इस एक शब्द को इतना महत्वपूर्ण माना गया? क्योंकि संविधान निर्माता, खासकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि आप कानून बनाकर लोगों को अधिकार तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते। करना कि हम सब अलग अलग पहचानों के बावजूद एक ही राष्ट्र परिवार का हिस्सा हैं। तो ये सिर्फ एक इमोशनल अपील नहीं है, इसका कोई ठोस मकसद भी है। हाँ, और बहुत बड़ा मकसद है। प्रस्तावना खुद कहती है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। मतलब बंधुता 2 चीजें पक्की करती है। एक, हर व्यक्ति की इज्जत यानी डिग्निटी, और दूसरा, पूरे देश की एकता। और इस पे डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत ही जरूरी विचार है। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, स्वतंत्रता और समानता तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें बंधुता ना हो। ये वाकई में बहुत गहरी बात है कि बिना भाईचारे के आजादी और बराबरी बेमानी है। उन्होंने इसे और साफ करते हुए कहा था कि बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समानता सिर्फ पेंट के एक कोट की तरह हैं, जिनकी कोई गहराई नहीं होती। वाह! आप सोचिए, अगर एक समाज में लोगों को कानूनी तौर पर बराबर मान भी लिया जाए, लेकिन वो एक दूसरे को नफरत या शक की नजर से देखते हों, तो क्या वो समाज कभी एक हो सकता है? नहीं हो सकता। बंधुता वो गोंद है जो इस देश की इतनी सारी विविधताओं को एक साथ चिपका कर रखती है। ये तो ऐसा हुआ जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समानता संविधान का हार्डवेयर है, लेकिन बंधुता वो सॉफ्टवेयर है जिसके बिना ये हार्डवेयर चल ही नहीं सकता। और ये जिम्मेदारी तो सीधे हम नागरिकों पर आती है। बिल्कुल।
कानून आपको जेल जाने से रोक सकता है, लेकिन अच्छा नागरिक आपको आपका भाईचारा ही बनाता है। आखिर में प्रस्तावना एक तारीख के साथ खत्म होती है, 26 नवंबर 1949। ये तारीख हमें क्या बताती है? ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी तारीख है। ये वो दिन है जब लगभग 3 साल की मेहनत के बाद हमारी संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप दिया। इसी दिन, जैसा कि प्रस्तावना में लिखा है, भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। ये 3 शब्द फिर से सुनने में भारी लगते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अगर सरल भाषा में कहें तो? सरल भाषा में इसका मतलब है, हमने इसे बनाया, इसे कानून का दर्जा दिया और इसे खुद को ही सौंप दिया। We adopt it, we enact it and we give it to ourselves. हाँ, ये शब्द एक बार फिर इस बात पर मोहर लगाते हैं कि संविधान का स्रोत जनता ही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक कारण है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो उस ऐतिहासिक दिन की याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने तय किया कि संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए 26 नवंबर संविधान दिवस है और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि प्रस्तावना सिर्फ कुछ सुंदर शब्दों का संग्रह नहीं है। ये एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम एक देश के तौर पर क्या बनना चाहते थे, और ये एक पैमाना भी है जिस पर हम आज खुद को परख सकते हैं कि हम उस सपने के कितने करीब पहुंचे हैं। और जैसा कि उन लेखों में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि अगर भारत का हर नागरिक प्रस्तावना के इन मूल्यों को, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतार ले, तो शायद हमें देश को महान बनाने के लिए किसी और क्रांति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली क्रांति तो इन विचारों को जीने में है। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। हम अक्सर इन महान आदर्शों की बात करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने काम में, अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार में, सोशल मीडिया पर अपनी बातचीत में इन मूल्यों को, खासकर बंधुता को जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि संविधान किताबों में नहीं, लोगों के दिलों और उनके कामों में बसता है।